दोस्तों, भारत की पूर्वी सीमा से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने अब आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि मिजोरम में भारत का चौथा नया सैन्य अड्डा बनाया जाएगा। ये नया बेस बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब होगा और इसे भारत की पूर्वी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हाल के दिनों में इस योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सेना की ओर से इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस फैसले की जानकारी उस समय सामने आई जब भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पूर्वी कमान का दौरा किया। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तैनात त्रिशक्ति कोर सहित कई महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयों की तैयारियों की समीक्षा की। इसी दौरान ये जानकारी सामने आई कि मिजोरम के परवा क्षेत्र में नया सैन्य बेस स्थापित किया जाएगा। यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस जगह को ही क्यों चुना गया। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। परवा क्षेत्र बांग्लादेश के चटगांव इलाके से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ये स्थान बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के भी काफी करीब है। ऐसे में यहाँ से भारतीय सेना पूरे इलाके पर बेहतर निगरानी रख सकेगी और किसी भी गतिविधि पर तुरंत नजर रख पाना आसान होगा। आपने अक्सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुना होगा, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह भारत का बेहद संकरा भूभाग है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर किसी भी परिस्थिति में इस इलाके पर खतरा पैदा होता है तो पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए कई वर्षों से भारत इस क्षेत्र की सुरक्षा को लगातार मजबूत करता आ रहा है। इसी रणनीति के तहत भारत पहले ही 3 नए सैन्य अड्डों की घोषणा कर चुका है। इनमें बामुनी गांव, चोपड़ा और किशनगंज जैसे इलाके शामिल है। इन बेस का उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की सुरक्षा बढ़ाना है। अब मिजोरम में बनने वाला चौथा बेस इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को दक्षिणी दिशा से मजबूत करेगा, यानी चारों सैन्य अड्डे मिलकर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को और व्यापक बनाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नए बेस का उद्देश्य केवल भारत के चिकन नेक कॉरिडोर की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र पर बेहतर निगरानी रखना भी है। चटगांव बंदरगाह, बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके और म्यांमार सीमा के आसपास होने वाली गतिविधियों पर भी यहां से आसानी से नजर रखी जा सकेगी। इससे भारत की निगरानी क्षमता पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी। एक और महत्वपूर्ण कारण म्यांमार सीमा की स्थिति भी है। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार के कई हिस्सों में अस्थिरता देखने को मिली है। कई बार सीमा के आसपास सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी सामने आती रही है। ऐसे में भारत चाहता है कि किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर उसके पूर्वोत्तर राज्यों पर न पड़े। इसीलिए मिजोरम के इस इलाके में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों में भी बदलाव देखने को मिला है। नई सरकार बनने के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते संबंधों पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इसी दौरान चीन के साथ कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बातचीत भी हुई है। हालांकि हर देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का अधिकार है, लेकिन भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन घटनाओं पर सतर्क नजर रख रहा है। खबरें ये भी सामने आई है कि चिकन नेक कॉरिडोर के पास बांग्लादेश की सीमा के अंदर चीन भी इसी तरह का सैन्य अड्डे को विकसित कर रहा है। हालांकि ये खबर पिछले साल आई थी और अभी तक इस पर कोई अपडेटेड खबर सामने नहीं आई है। इसी वजह से भारत ने केवल सेना ही नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तैयारियों को भी मजबूत करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश सीमा पर मौजूद 85 बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट को आधुनिक बनाया जाएगा। इनमें बेहतर संचार प्रणाली, ड्रोन संचालन की सुविधा, सुरक्षित हथियार भंडार, ब्लास्ट रेजिमेंट शेल्टर और आधुनिक निगरानी उपकरण लगाए जाएंगे। इससे सीमा पर तैनात जवानों की क्षमता और प्रतिक्रिया समय दोनों में सुधार होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत केवल नए सैन्य अड्डे नहीं बना रहा, बल्कि पूरी पूर्वी सीमा पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित कर रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक, बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क, तेज संचार प्रणाली और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित चुनौती का सामना रहते जवाब देने की तैयारी रखना है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि मिजोरम में बनने वाला ये चौथा सैन्य बेस कितनी तेजी से तैयार होता है और इसके साथ पूर्वी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि भारत अपनी पूर्वी सीमाओं को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क है और आधुनिक सुरक्षा ढांचे के निर्माण पर लगातार काम कर रहा है। दूसरी ओर हाल ही में ईडी ने 4 राज्यों में एक साथ
छापेमारी की। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में की गई। कुल 13 अलग अलग स्थानों पर जांच की गई। ईडी के अनुसार ये कार्रवाई उस जांच का हिस्सा थी जिसमें अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच की जा रही है। इस दौरान नकदी, सोना और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली के जामिया नगर, हरियाणा के बल्लभगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में छापेमारी की गई। ईडी का कहना है कि इन स्थानों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि या तो ये बांग्लादेशी सीमा के काफी करीब हैं या फिर पहले भी इनका नाम ऐसी जांचों में सामने आ चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर इस पूरी जांच की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी वर्ष 2024 में दर्ज हुई एक एफआईआर से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने जांच के दौरान दावा किया था कि ये केवल सीमा पार कर लोगों भारत लाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क का काम केवल लोगों को भारत में प्रवेश दिलाना नहीं था, इसके पीछे उनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र तैयार करवाने की कोशिश की जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें रहने की जगह, बैंक खाता खुलवाने, रोजगार दिलाने और भारत में स्थायी रूप से बसाने में भी मदद किए जाने के आरोप जांच में सामने आए। यानी पूरा एक ऐसा तंत्र काम कर रहा था जिसका उद्देश्य अवैध रूप से आए लोगों को धीरे धीरे सामान्य नागरिकों की तरह स्थापित करना था। हालांकि इन सभी आरोपों की जांच अभी जारी है। यूपी एटीएस की जांच में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। एजेंसी के अनुसार इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से धन भेजा जा रहा था। कई छोटे छोटे लेन देन किए जाते थे ताकि वह सामान्य बैंकिंग लेन देन जैसे दिखाई दे और आसानी से जांच के दायरे में न आए। यही वजह थी कि बाद में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी जुड़ गई और जांच ईडी को सौंप दी गई। ईडी की हालिया कार्रवाई में लगभग 40 लाख रुपए नकद और करीब 180 ग्राम सोना बरामद होने की जानकारी दी गई। ये रकम बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि ये केवल शुरुआती सुराग हो सकता है। जांच अभी जारी है और आगे और जानकारियां सामने आ सकती है। वहीं इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू विदेशी फंडिंग से जुड़ा है। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के बारे में जानकारी मिली है जिन्हें विदेश, खासकर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में मौजूद कुछ संस्थानों से धन प्राप्त हुआ था। हालांकि एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि संबंधित संस्थाओं को इन पैसों के वास्तविक उद्देश्य की जानकारी थी या उन्हें केवल माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। जांच में एक नया पैटर्न भी सामने आया। एजेंसियों के अनुसार बड़ी रकम एक साथ भेजने की बजाय कई छोटे छोटे लेन देन किए गए, जैसे 6,000, 8,000 या 10,000 रुपए की रकम अलग अलग खातों में भेजी जाती थी। इस तरह के छोटे ट्रांजैक्शन अक्सर सामान्य लेन देन जैसे दिखाई देते हैं और शुरुआती स्तर में उन पर संदेह कम होता है। इसीलिए जांच एजेंसियां अब ऐसे पैटर्न पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी बीच सरकार भी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। बीएसएफ की निगरानी क्षमता बढ़ाने, सीमा पर तकनीकी संसाधनों को मजबूत करने और अवैध दस्तावेजों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही विदेशी चंदे से जुड़े मामले की भी अधिक बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यदि किसी प्रकार का अवैध वित्तीय नेटवर्क सक्रिय हो तो उसे समय रहते रोका जा सके। कुल मिलाकर जिस तरह से पिछले कुछ समय से भारत को पाकिस्तानी सीमा पर इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, अब वही समस्या भारत को बांग्लादेशी सीमा के पास भी देखने को मिल रही है। इस पूरे विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी आने के बाद अब स्थिति सुधरेगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।